स्वागत है आपका 18 आवर स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मिड कैप मसाला। और इस शो में हम फोकस करेंगे मिड कैप स्टॉक्स पर, वहां रणनीति क्या होनी चाहिए, इस पर भी हम आगे एक एक करके चर्चा करेंगे। लेकिन चलिए शो की शुरुआत सबसे पहले कर लेते हैं मार्केट का एक अपडेट लेकर। और इस वक्त बाजार में एक रेंज में आज कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। 19,054 के आसपास निफ्टी सपाट कारोबार कर रहा है, सेंसेक्स में भी सपाट कारोबार है और बैंक निफ्टी भी 100 अंकों की गिरावट के साथ इस वक्त ट्रेड कर रहा है। तो ये है बाजार का मौजूदा हाल। ज़्यादा कुछ एक्शन नहीं, वॉलेटिलिटी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी लगभग बराबर ही है। एक बढ़ने वाले शेयर के सामने एक शेयर गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। निफ्टी में चढ़ने वाले शेयरों पर नजर डालें तो आज बीपीसीएल में तेजी है। आज ऑयल मार्केटिंग कंपनियां तेजी में भी हैं। उसके बाद टाटा कंज्यूमर के भी नतीजों के बाद करीब 1.5% से ज़्यादा की मजबूती है यहाँ पर। बजाज ऑटो, रिलायंस, सन फार्मा में भी हरे निशान के साथ कारोबार हो रहा है। लेकिन वहीं गिरने वाले शेयरों पर नजर डालें तो अदानी एंटरप्राइजेज है 2% नीचे। एशियन पेंट्स, कोल इंडिया, मारुति सुजुकी, नेस्ले, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि 1 से 1.5% की कमजोरी के साथ आज कारोबार कर रहे हैं। तो ये है बाजार का अभी तक का एक्शन। और अब हम अपने एक्सपर्ट को भी शामिल करते हैं। हमारे साथ रुचित जैन जुड़ चुके हैं 5 पैसा से। और रुचित से सबसे पहले जान लेते हैं अगले 3 घंटे का ट्रेड। रुचित, थैंक यू सो मच 18 आवर स्वदेश को समय देने के लिए। क्या व्यू बन रहा है आपका निफ्टी और बैंक निफ्टी में? क्या कोई ट्रेड देख रहे हैं आज के लिए? जी वेरी गुड आफ्टरनून। आई थिंक जैसे मार्केट्स पोजीशन है वैसे लग रहा है कि आज का ट्रेडिंग सेशन तो शायद हम एक नैरो रेंज में ही ट्रेड करते हुए देखेंगे, क्योंकि ऑप्शंस के डेटा के हिसाब से 19,000 के पुट ऑप्शन में सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट वहाँ पे बना हुआ है। सामने 19,000 के कॉल राइटर्स काफ़ी एक्टिव है, जिन्होंने कॉल राइटर्स ने 19,100 की कॉल में पोजिशन बनाई हुई है। और जैसे हम जानते हैं कि आज शाम को फेड का इवेंट है, फेड आउटकम का इम्पैक्ट ग्लोबली सारे मार्केट्स पे रहेगा। सो आई थिंक इसीलिए फिलहाल आज के ट्रेडिंग सेशन में तो नहीं लग रहा है कि हमको इधर साइड कोई डायरेक्शनल मूव मिलेगा। 19,000 ये आज के लिए ट्रेडिंग रेंज है। इसी 100 पॉइंट की रेंज में हमें लग रहा है कंसोलिडेट करेगा। तो इधर साइड कुछ डायरेक्शनल मूव अगर सपोर्ट के आसपास आता है या रेजिस्टेंस के आसपास आता है तो ही ट्रेड सेटअप ले। अदरवाइज अगर आप ऑप्शन सेलर्स है तो ये दोनों ही कॉल 19,000 का पुट ऑप्शन और 19,100 का कॉल ऑप्शन, ये दोनों ही ऑप्शंस को बेच के आप काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन के जरिए आप ट्रेड ले सकते हैं निफ्टी में। ये सलाह रुचित की तरफ से। आगे कुछ और भी स्टॉक्स पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन इस पर फोकस करते हैं नतीजों पर। मदरसन वायरिंग के नतीजे जारी हुए हैं और इसमें नंबर्स पर नज़र डालें तो मजबूत नंबर थे। मार्जिन 9.9% से बढ़कर 11.8% के। कामकाजी मुनाफे में भी बढ़त देखने को मिली है, मुनाफे में भी बढ़त है और आया हमारे अनुमान के मुताबिक है। लेकिन बाकी कुछ नंबर्स देखेंगे तो अनुमान से हल्की कमजोरी वहां पर देखने को मिली है। स्टॉक फिलहाल हरे निशान में कारोबार कर रहा है। नतीजों पर और ज़्यादा डिटेल में बात करने के लिए हमारे साथ मदरसन वायरिंग के CFO महेंद्र छाबड़ा जी और COO अनुराग गहलोत जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है शो पर। महेंद्र, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे, सालाना आधार पर ग्रोथ काफ़ी बेहतर नज़र आई है। हमें ये बताइए कि क्या कुछ फैक्टर्स थे जिसकी वजह से ये सपोर्ट मिला और फेस्टिव सीजन को लेकर ऑर्डर बुक आपको कैसे दिखाई दे रही है? जहां तक बिजनेस की बात है, आई थिंक ये क्वार्टर माली काफी अच्छा रहा इन टर्म्स ऑफ हमारा जो रेवेन्यू है काफी बेटर रहा। फॉर द फर्स्ट टाइम हम लोगों ने 2,000 करोड़ का थ्रेशोल्ड को क्रॉस किया है। देयर हैज बीन अ गुड डिमांड, स्ट्रॉन्ग डिमांड इन द मार्केट फॉर द ऑटोमोबाइल सेक्टर and that has kind of led to this growth as far as revenues are concerned. हमें लग रहा है कि मार्केट में अच्छी डिमांड है सब कैटेगरीज में, और उसी के साथ हम क्योंकि हम लोग मेनली OEM सप्लायर्स को OEM सप्लाई करते हैं, तो हमारी ग्रोथ इंडस्ट्री की OEM की ग्रोथ के साथ काफी उसमें रहती है, उस फ्लो में रहती है। जहां तक मार्जिन्स की बात है, इस बार हमारे मार्जिन्स भी पहले से बेटर हैं। हम लोगों ने काफी इनिशिएटिव्स लिए हैं, काफी प्रोसेस इंप्रूवमेंट्स किए हम लोगों ने, और जो हमने नए प्लांट्स भी लगाए थे वो भी एक अच्छे लेवल पे पहुंच गए इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। हमें उसके भी रिजल्ट दिख रहे हैं और इन सब का कलेक्टिव रिजल्ट हमारे मार्जिन्स पर के ऊपर विजिबल है। ओके अनुराग, आपने कुछ नई कैपेसिटी भी जोड़ी हैं कंपनी में। अभी फिलहाल उनका यूटिलाइजेशन किस तरीके से हो रहा है और आगे के लिए क्षमता विस्तार की क्या योजना है, इसके बारे में भी कुछ बताइए।
अभी हमने इस साल के लिए FY 23-24 के लिए करीब 125 करोड़ का कैपेक्स लिया हुआ है और हम जो है अभी राइट ट्रैक पे हैं क्योंकि अभी तो आधा ही साल निकला है। आने वाले सालों के अंदर जैसे कि मैं बताऊं आपको तो हम जो है देख रहे हैं कि कितना अच्छा रोड नेटवर्क हमारे कंट्री के अंदर आ रहा है और वो अच्छा है और सारे OEMs के लिए भी क्योंकि अभी भी जो कार पेनिट्रेशन है इंडिया के अंदर वो काफी लो है कंपेयर टू द डेवलप्ड कंट्री। तो उसके अंदर हम देख सकते हैं कि उसके अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं और जब हम कस्टमर के साथ बहुत क्लोजली काम कर रहे हैं तो हमें दिखाई दे रहा है कि आने वाले सालों के अंदर भी जो है काफी सारा उनके जो नंबर्स हैं वो बढ़कर आएंगे। उसी प्रकार जैसे कि कस्टमर के साथ हम जब काम करते हैं तो हम लोगों ने अपनी भी जो प्लानिंग करी हुई है कि आने वाले सालों के अंदर और भी प्लांट्स जो हैं आएंगे तो वो कैपेक्स आज की तारीख में जो है ये सिर्फ 125 करोड़ का जो कैपेक्स है वो अदर देन लैंड एंड बिल्डिंग है क्योंकि हम जो है रेंटल पर शामिल के साथ हैं और आने वाले सालों में जहां पर जमीन की अवेलेबिलिटी होगी उसी हिसाब से जो होगा इन्वेस्टमेंट करनी होगी। जो आपका दूसरा सवाल है रिगार्डिंग द यूटिलाइजेशन ऑफ द प्लांट्स उसके अंदर हम देख रहे हैं कि जो हमने नए प्लांट्स लगाए थे उसके अंदर 70 से 80% का यूटिलाइजेशन पहुंच गया है और हम देख रहे हैं कि आने वाले समय के अंदर वो और भी बढ़ेगा। महेंद्र जी, अगला सवाल आपसे होगा। अब यहाँ से कमोडिटी प्राइसेस की चाल आप कैसे देख रहे हैं, स्पेशली कॉपर प्राइसेस की अगर बात करें तो Q3 में किस तरह के लेवल्स आप वॉच करेंगे? कॉपर हमारी टोटल रॉ मटेरियल कॉस्ट का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है और कॉपर के लिए हम लोगों का पास थ्रू अरेंजमेंट है हमारे कस्टमर्स के साथ जिसमें कुछ कस्टमर्स को हम 1 क्वार्टर के लैग पे पास थ्रू करते हैं, कुछ कस्टमर्स को हाफ ईयरली के लैग पे पास थ्रू करते हैं। जहाँ तक कॉपर की बात है, कॉपर से हमारी कॉस्ट पे इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। कॉपर के साथ साथ हमारा फॉरेक्स जो है उसका भी हमारे कस्टमर्स के साथ हमारा पास थ्रू अरेंजमेंट है और कुछ भी उसमें फॉरेक्स में अप डाउन आता है वो भी हम कस्टमर्स के साथ पास थ्रू अरेंजमेंट में उसको हम सेटल करते हैं। महेंद्र जी, एक आखिरी सवाल आपसे होगा। एक समय था जब आपके वर्किंग कैपिटल काफ़ी ज़्यादा थे और बढ़ी हुई जो इन्वेंट्री थी वो भी कहीं ना कहीं चिंता की बात थी। अब अगर तिमाही दर तिमाही कंपेयर करें तो फिलहाल इन्वेंट्री की हालत क्या है, क्या वहाँ पर कुछ सुधार देखने को मिला है? जहाँ तक वर्किंग कैपिटल की बात है, आई थिंक टीम ने काफी उस पर फोकस्ड होके अप्रोच किया है और उसके ऊपर फोकस किया है। और जहाँ तक वर्किंग कैपिटल की बात है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर हम इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं। जितने भी एलिमेंट्स हैं वर्किंग कैपिटल के, जो हमारी इन्वेंट्री है वो भी पिछले क्वार्टर से इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ डेज कम हो गई है। जो हमारे रिसीवेबल्स हैं वो भी हमारे इन लाइन विद द बिजनेस है, उसमें भी कोई इंक्रीज नहीं है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ डेज। हमारी वर्किंग कैपिटल पिछले क्वार्टर से बेटर होती हुई दिख रही है। ओके, महेंद्र जी, अनुराग जी, आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद आज के दिन हमें समय देने के लिए, नतीजों पर और आगे की योजनाओं पर हमारे साथ विस्तार से चर्चा करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे मदरसन वायरिंग के मैनेजमेंट CFO और COO दोनों ही हमारे साथ मौजूद थे। स्टॉक पर नज़र डालें तो इस वक्त काफ़ी फ्लैट है। शुरुआत अच्छी मजबूती के साथ हुई थी लेकिन अब 60 के आसपास ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। रुचित, तो कुछ व्यू बन रहा है आपका, क्या नजरिया है मदरसन सुमी वायरिंग पे? शॉर्ट टर्म में तो काफ़ी कंसोलिडेशन है स्टॉक में। अगर आप पिछले कुछ समय से देखेंगे स्टॉक 56 से 58 की रेंज में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना रहा है लेकिन वैसा मोमेंटम हायर साइड पे नहीं आ रहा है। सो एक टाइम वाइज करेक्शन हम जिसे कहते हैं वो कंसोलिडेशन शायद कुछ और समय तक कंटिन्यू रह सकता है। ओके, ठीक है, तो यह है सलाह मदरसन सुमी पर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी स्टॉक्स पर चर्चा कर लेते हैं जहां पर की एक्शन है। और आज हम देख रहे हैं कि आज भी मिड कैप बैंकिंग स्टॉक्स में तेजी है। बैंक ऑफ इंडिया 2.5% ऊपर है, यूनियन बैंक में 2% की तेजी है और इंडियन बैंक भी सूची में आ रहा है जहां पर कि 2% की मजबूती देखने को मिल रही है। लगातार 2-3 दिन से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक मोमेंटम बना हुआ है स्टॉक्स में तेजी का। रुचित, कोई स्टॉक है आपको जहां पर ट्रेड नजर आ रहा है? जी, PSU बैंकिंग स्पेस में आई थिंक यूनियन बैंक के ऊपर ध्यान जाना चाहिए। सो यहाँ पे यूनियन बैंक के स्ट्रक्चर पोजिशनली काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है। जो रीसेंट डिप पे आया था उसमें स्टॉक ने अपने 89 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट बेस बनाया
और वहाँ से वापस से प्राइस अप मूव्स में अच्छे वॉल्यूम थे। तो अगर किसी का थोड़ा सा पोजिशनल व्यू है तो कुछ क्वांटिटीज अभी बाय करके अगर कुछ डिप मिलता है वापस से स्टॉक में 197 की रेंज में, तो वहाँ पे और क्वांटिटीज ऐड करें। ऐसे पोजिशनल स्ट्रेटेजी विद इन द मिड साइज बैंकिंग स्पेस में अगर रखनी तो यूनियन बैंक में रख सकते हैं। ओके, ठीक है। तो ये है सलाह मिड कैप बैंकिंग स्टॉक पर। यूनियन बैंक पर आप नजर रख सकते हैं। थोड़ी देर पहले हमने देखा इंडियन बैंक में भी एक अच्छी बाइंग नजर आई है। अब आगे बढ़ेंगे और मिड कैप मसाला में हम हमेशा की तरह फोकस करते हैं कुछ स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनियों में भी, और आज हम बात करेंगे ओम इंफ्रा के कारोबार के बारे में। कंपनी 1971 में स्थापित हुई थी, इंफ्रास्ट्रक्चर कारोबार में है ये, और हम देख रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां आजकल फोकस में भी हैं। सरकार का जो कैपेक्स प्लान है उससे जुड़े हुए और डोमेस्टिक जो भी डेवलपमेंट हो रहे हैं, अगर उससे जोड़कर देखा जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों को, कंस्ट्रक्शन कंपनियों को काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। इनका जो कारोबार है वो भी रोड कंस्ट्रक्शन, सिविल कंस्ट्रक्शन, हेवी इंजीनियरिंग, फैब्रिकेशन जैसे कारोबार में, रियल एस्टेट डेवलपमेंट और स्मार्ट सिटी से जुड़े कारोबार में भी हैं ये। तो काफ़ी ऐसे सेगमेंट में फोकस कर रहे हैं जहां पर कि सरकार का फोकस भी लगातार बना हुआ है। नतीजों की बात करें तो दूसरी तिमाही में कंपनी मुनाफे में आई है। दूसरी तिमाही में करीब 22 करोड़ का मुनाफा, कंपनी की आय में करीब 250% की बढ़त देखने को मिली है, और पहली छमाही में मुनाफा 34 गुना बढ़ा है अगर फर्स्ट हाफ टू फर्स्ट हाफ कंपेयर करेंगे तो ओम इंफ्रा की कंपनी मैनेजमेंट हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। कंपनी के एमडी विकास कोठारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। ओम इंफ्रा, इस कंपनी के कारोबार में थोड़ा और के बारे में थोड़ा और बताइए, क्योंकि 50 साल कंपनी पूरे कर चुकी है, अब ऑलमोस्ट गोल्डन ईयर्स अपने क्रॉस कर चुकी है। अब तक की जर्नी कैसी रही और अब आगे के ग्रोथ प्लान्स, ग्रोथ योजनाएं आपकी क्या है? तो थैंक यू पूजा, पहले हमारे को यहाँ इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं ओम इंफ्रा एक 50 साल से भी पुरानी कंपनी है। वी स्टार्टेड, हमने हाइड्रोमैकेनिकल इक्विपमेंट से स्टार्ट किया था, और हाइड्रोमैकेनिकल इक्विपमेंट हम लोग इंडिया की ही नहीं, ग्लोबली वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनीज हैं आज की डेट में। और पिछले 10-15 साल में हमने फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंटीग्रेशन करते हुए पानी से रिलेटेड, वाटर से रिलेटेड हर चीज करते हैं हम लोग। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टू वाटर, तो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, जल जीवन मिशन, पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट्स से लेकर स्मार्ट सिटी तक हर तरीके के वाटर से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में हमारी स्पेशलाइजेशन है। और आज हम लोग इंडिया की वन ऑफ द टॉप 5 कंपनीज हैं इस स्पेस में। हम अगर पहली छमाही के आय और मुनाफे के बारे में बात करें और थोड़ा नतीजों पर फोकस करें, क्योंकि दूसरी तिमाही के नतीजे भी आपने अनाउंस कर दिया है, काफ़ी अच्छी ग्रोथ वहाँ पर देखने को मिली है। अब आगे के लिए क्या आउटलुक आप देंगे? क्या इसी तरह की ग्रोथ आने वाले क्वार्टर्स में भी बनी रहेगी? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री के जो मिशन है, जल जीवन मिशन और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन का जो उन्होंने मिशन बनाया है, अगले 5 से 10 साल तक जल जीवन मिशन में भी और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में और पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट्स में काफी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इन्वेस्टमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स का। तो उसके चलते हमारी ऑर्डर बुक पिछले 2 साल में काफी गुना बढ़ी है। हमारी ऑर्डर बुक में ऑलमोस्ट 4000 करोड़ के ऑर्डर्स हैं, जिसमें से करीब 2800 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स अभी एग्जीक्यूट होना बाकी है, जो अगले 2 साल में एग्जीक्यूट होंगे। तो उसके इस ऑर्डर बुक के चलते हमारे रेवेन्यू में काफी बड़ी ग्रोथ हुई है इस साल भी, और इस साल भी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं डबल डिजिट ग्रोथ अचीव करने का। तो अगले 2-3 साल हमारी करंट ऑर्डर बुक चलेगी, और इसके अलावा नेचुरली जो फोकस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बना रखा है हाइड्रो पावर डेवलपमेंट और पम्प्ड हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के प्रोजेक्ट्स लाने का और जल जीवन मिशन के प्रोजेक्ट्स बनाने का, तो उससे हमारी ऑर्डर बुक भी काफी हाई ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग ऑर्डर बुक एडिशन में भी। ओके सर, आप कुछ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स के बारे में बता सकते हैं? किस प्रोजेक्ट पर आप अभी फिलहाल काम कर रहे हैं और उसकी रेवेन्यू पोटेंशियल कैसी है? हमारी ऑर्डर बुक में करीब 10 प्रोजेक्ट्स हैं, जो करीब 2800 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक आउटस्टैंडिंग है, जो अगले 2 साल में कंप्लीट होनी है। उसमें 300 मेगावाट से लेकर 600 मेगावाट के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, जो कि काफी लार्ज स्केल होते हैं। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में एनीथिंग अबव 100 मेगावाट, 100 मेगावाट से ऊपर के कोई भी प्रोजेक्ट बड़े स्केल के प्रोजेक्ट होते हैं।
तो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स है, पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट है, हम लोग तमिलनाडु, जम्मू एंड कश्मीर से लेकर तमिलनाडु हर स्टेट में हम लोग काम कर रहे हैं, और यूपी राजस्थान में हम लोग जल जीवन मिशन के भी प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, महाराष्ट्र में। तो बाय एंड लार्ज मोटा मोटा 2800 करोड़ में से रफली 1700 करोड़ रुपए के जल जीवन मिशन के प्रोजेक्ट है, और करीब 1100 करोड़ रुपए के हाइड्रो पावर और इरिगेशन के प्रोजेक्ट्स हैं जो अगले 2 साल में एग्जीक्यूट होने हैं। तो इस साल भी हमारी FY23 से FY24 की ग्रोथ करीब 25% ग्रोथ हम लोग रेवेन्यू में एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस ऑर्डर बुक के चलते। ओके, राइट। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक यहाँ पर कंपनी की भी। ये आपने 2 साल का आउटलुक हमें बताया, अब थोड़ा और लॉन्ग टर्म का आउटलुक हम आपसे समझना चाहेंगे इसे यहाँ से अगले 5 सालों के लिए। तो फिर क्या विजन और गोल है आपका, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सरकार का फोकस बना हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर में, और जिस जिस कारोबार में आप हैं, स्मार्ट सिटी, रोड डेवलपमेंट, इन सब पे सरकार का भी फोकस काफ़ी है। तो ऐसे में ओम इंफ्रा एज अ कंपनी, इनको कितना फ़ायदा होगा, कहाँ कहाँ पर आप अवसर देख रहे हैं, और थोड़े लॉन्ग टर्म के लिए किस तरह का गोल और विजन आप शेयर करेंगे हमारे साथ? देखिए, इंडिया वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट हाइड्रो पावर पोटेंशियल रखता है। हमारे यहाँ जो नदियां हैं, जो रिवर्स हैं, जो डैम्स हैं, तो नेचुरली हाइड्रो पावर और पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट एक कंट्री, डेवलपिंग कंट्री के लिए सबसे ज्यादा महत्व रखती हैं, क्योंकि इसी से आप पीक पावर डिमांड मीट कर सकते हैं। तो पीक पावर डिमांड डेफिसिट हमारी कंट्री में बढ़ता ही जा रहा है। तो नेचुरली इसी के चलते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फोकस बढ़ाया हाइड्रो पावर डेवलपमेंट में। तो मेरा ये सोचना है कि अगले अगर 10 से 20 साल, 30 साल भी अगर हम लोग हमारे कंट्री के हाइड्रो पावर पोटेंशियल को टैप करते रहेंगे, तो अगले 10 साल भी, 20 साल भी कोई प्रोजेक्ट्स की कमी नहीं आएगी। स्पेसिफिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2 हाइड्रो पावर और पंप स्टोरेज में रफली अराउंड 30 से 40 हजार मेगावाट ऐड करने का टारगेट बनाया अगले कुछ सालों में। और इसके चलते हमारी एक्सपेक्टेशन है कि अगले इस फाइनेंशियल ईयर में करीब 500 से 1000 करोड़ रुपए के ऑर्डर लोग ऐड करेंगे। और नेचुरली गोइंग फॉरवर्ड हाइड्रो मैकेनिकल इक्विपमेंट के ऑर्डर्स आना और हाइड्रो प्रोजेक्ट्स में ऑर्डर एग्जीक्यूशन में थोड़ा टाइम लगता है। तो हमारी उम्मीद है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, सेंट्रल गवर्नमेंट का NHPC, NTPC, NIPCO, JVNL, इन सब का जो प्लान है हाइड्रो पावर डेवलपमेंट का, उसके चलते हमारे हाइड्रो पावर में करीब 3 से 4 हजार करोड़ रुपए के नए ऑर्डर आने की उम्मीद है अगले कुछ सालों में। और इसी तरीके से जल जीवन मिशन में भी अगर आप देखेंगे, तो जल जीवन मिशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का विजन है कि हर विलेज में, हर गांव में, हर हाउस होल्ड में एक नल का कनेक्शन लगना चाहिए। तो जल जीवन मिशन पे भी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फोकस है, फंडिंग जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 50% फंडिंग स्टेट को कंट्रीब्यूट करती है, उसके चलते स्टेट्स में भी काफी एक्सपेंडिचर हो रहा है जल जीवन मिशन में। और मुझे नहीं लगता है कि अगले 10 से 20 साल तक हम लोग को जल जीवन मिशन में और वाटर से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स में कोई प्रोजेक्ट्स की कमी आएगी और कोई इन्वेस्टमेंट कम होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो हमारी ऑर्डर बुक और रेवेन्यू डबल डिजिट ग्रोथ अगले 10 साल तक अश्योर्ड है। बिल्कुल। तो जैसे जैसे देश तरक्की करेगा, ओम इंफ्रा के लिए भी अवसर बढ़ते जाएंगे। और विकास जी, कहना होगा कि आपकी जो कॉन्फिडेंस है इस सरकार पर, देश के ग्रोथ पर, उससे ये भी पता चलता है कि आपके पीछे आपने भारत का फ्लैग लगा के रखा है, नेशनल फ्लैग लगा के रखा है। अमूमन ऐसा कम देखने को मिलता है। तो चलिए, आने वाले साल के लिए भी ऑल द वेरी बेस्ट आपको। नए जी, मैं अभी बॉर्डर एरिया में हूँ। खाजूवाला राजस्थान का एक प्रोजेक्ट है हमारा जल जीवन मिशन में। मतलब बॉर्डर एरियाज में पानी, गांव में पानी सप्लाई करना, एक गांव में पानी सप्लाई करना जहां आज तक उन्होंने पानी अपने डोर स्टेप पे नहीं देखा है, वो प्रोजेक्ट हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं। और मैं अभी अपनी एक प्रोजेक्ट साइट पे विजिट करने आया हूँ। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आगे भी इस तरह के इंटरेक्शन हम आपसे करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए अपना। तो ये थे ओम इंफ्रा के MD विकास कोठारी हमारे साथ जुड़े थे, और यहाँ पर कुछ अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में और नतीजों के बारे में हमसे बात करते हुए। बात करते हैं मिड कैप के महारथी स्टॉक की। आज हमारे साथ हिंद सिक्योरिटी से आस्था जैन जुड़ चुकी हैं ये स्टॉक बताने के लिए। आस्था, गुड आफ्टरनून। बताइए आज का शेयर कौन सा होगा? गुड आफ्टरनून। देखिए, सबसे पहले जो पसंद आता है वो है प्रीमियर एक्सप्लोजिव्स। प्रीमियर एक्सप्लोजिव्स की बात करें तो पहले मैं टारगेट देना चाहूंगी 1455 का टारगेट है। समय सीमा 1 से 2 महीने रह सकती है। प्रीमियर एक्सप्लोजिव बेसिकली एक्सप्लोजिव्स
ये कंपनी बनाती है और काफी तरह के एक्सप्लोजिव्स ये बनाती है। कंपनी पसंद क्यों आती है? क्योंकि बेहद शानदार रिजल्ट्स इन्होंने अभी पेश किए हैं और रिजल्ट्स की बात की जाए तो टॉप लाइन में बहुत सॉलिड ग्रोथ आई है। दूसरी तरफ बैलेंस शीट की भी अगर मैं पोजीशन देखती हूँ तो वो भी बहुत कंफर्टेबल बैलेंस शीट की इनकी पोजीशन है। और तीसरी तरफ मुझे ऐसे लगता है कि आगे जाते हुए जिस तरह से इस सेक्टर से डिमांड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंपनी को देखने को मिल रही है, कंपनी कंटिन्यूअसली ग्रो करती हुई हमें नजर आएगी। खरीदारी करने की सलाह रहेगी करंट लेवल्स पे। टारगेट रहेगा 1455 का, 1 से 2 महीने की समय सीमा को ध्यान में रखते हुए। दूसरा काउंटर जो पसंद आता है वो है गुडलक इंडिया। गुडलक इंडिया की बात करें तो ये इंजीनियर्ड स्टील प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो कि कहाँ पे काम में आते हैं? एरोस्पेस में। हमारी जो बहुत अलग अलग तरह की इंडस्ट्रीज है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज है, एरोस्पेस इंडस्ट्रीज है, वहां पे इनके प्रोडक्ट्स काम में आते हैं। अब गुडलक इंडिया की बात करें तो ये भी काफी शानदार काउंटर लगता है। मुझे लगता है जिस तरह के बेहद मजबूत नतीजे भी इसने पेश किए थे, डिमांड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इसके प्रोडक्ट्स को लेके भी और आगे जाते हुए बढ़िया परफॉर्म करती हुई नजर आएगी गुडलक इंडिया। टारगेट रहेगा 905 का। गुडलक स्टील के नाम से भी ये काउंटर आता है तो वो गुडलक इंडिया और स्टील एक ही काउंटर है। सो 905 के टारगेट के लिए 1 से 2 महीने की समय सीमा को ध्यान में रखते हुए गुडलक इंडिया में भी खरीदारी करने की सलाह रहेगी। ठीक है, तो गुड लक इंडिया और प्रीमियर एक्सक्लूसिव यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह आस्था की तरफ से। आस्था, रुचित, आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए और तमाम स्टॉक्स पर अपनी रणनीति भी देने के लिए। तो फिलहाल मिड कैप मसाला में इतना ही। एक छोटा